दोस्तों WWE में स्टेब्लिश होना सिर्फ आपकी रेसलिंग एबिलिटी और पर्सनैलिटी पर ही निर्भर नहीं करता। यहाँ पर आपको एक अच्छे लक की भी ज़रूरत होती है जिसकी वजह से आप अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। पर यहाँ कुछ WWE के रेसलर्स ऐसे भी थे जिन्हें अच्छी स्टोरी और पुश तो मिला था, पर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे आए उनके करियर में जिसमें उनकी गलती या दूसरी वजह से उनका करियर आगे नहीं बढ़ा, और जिसका भी बढ़ा उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रेसलर्स की जो अपनी गलती की वजह से WWE में आगे नहीं बढ़ पाए। नंबर 10 पे आते हैं मिस्टर कैनेडी। मिस्टर कैनेडी के पास वे सारी खूबी थी जो एक मेन इवेंट सुपरस्टार में होनी चाहिए। मिस्टर कैनेडी ने WWE में एंट्री करी थी जहां पर उन्हें एक स्पेशल माइक प्रोवाइड किया गया था जो ऊपर से नीचे रिंग में आता है, और उन्होंने WWE में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती थी और रेसलमेनिया के ग्रैंड स्टेज पर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को अपने नाम करा था। और यहाँ WWE ने मिस्टर कैनेडी के लिए बड़े प्लान्स रखे थे, पर एक मैच में इंजर्ड होने के बाद उनसे WWE ने उनका मनी इन द बैंक ब्रीफकेस वापस ले लिया था। फिर उन्हें मिस्टर मैकमैन के साथ एक स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व जाने वाला था जहां पर वे उनके नाजायज बेटे होते, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने WWE की पॉलिसी को वायलेट कर दिया था। जहां एक इंटरव्यू में उनसे क्रिस बेनोआ के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने उसका सडन आंसर देते हुए कहा था कि वे स्टीरॉयड यूजर नहीं है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। फिर इसके बाद वे रिटर्न भी हुए थे जहां पर उन्हें जेफ हार्डी के साथ फ्यूड में रखा गया था और वे शॉन माइकल्स के साथ भी फ्यूड में दिखे थे। फिर शेल्टन बेंजामिन के साथ एक मैच में उनका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, और फिर अपनी वापसी के बाद जहां 10 मैन टैग मैच में उन्होंने पार्ट लिया था और गलती से रैंडी ऑर्टन को इंजर्ड कर दिया था, जहां एक बैकड्रॉप करते वक्त रैंडी ऑर्टन की गर्दन मैट पर जोर से टकराई थी। रैंडी ऑर्टन इसके बाद सीधे विंस मैकमैन के पास जाते हैं और कंप्लेन करते हैं, और जॉन सीना भी वहीं थे, और दोनों ने अपनी पोजीशन के चलते मिस्टर कैनेडी को अपने रिटर्न के 4 दिन के बाद ही कंपनी से चलता कर दिया था। नंबर 9 पे आते हैं पेरी सैटन। पेरी सैटन WCW के जाने माने रेसलर थे और 2000 में वे WWE में आए थे, जहां पर रेडिकल्स नाम से उनकी टीम में 4 बंदे थे: क्रिस बेनोआ, डीन मलेंको, एडी गेरेरो और पेरी सैटन। जहां पर कंपनी ने बेनोआ और एडी को तो मौके दिए थे, पर पेरी सैटन और डीन मलेंको इतने किस्मत वाले नहीं थे। पेरी सैटन को WWE ने थोड़े मौके दिए थे और पर्सनैलिटी वाइज वे काफ़ी बढ़िया रेसलर थे। पर 2001 में सैटन का एक जॉबर के साथ मैच था जहां पर सैटन उस इन्हेंसमेंट टैलेंट वाले बंदे को बुरी तरह मारने लग गए थे, क्योंकि उनके अपोनेंट ने भी उन्हें एक मूव हिट कर दिया था जिसकी वजह से वे सर के बल गिरे थे, और सैटन ने WWE के रूल्स को ब्रेक किया था जिसका पनिशमेंट सैटन को झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से वे एक झाड़ू के प्यार में पड़ गए थे जो उनकी तो क्या पूरे रेसलिंग के इतिहास की वर्स्ट स्टोरी साबित हुई थी। उनका करियर खत्म हो गया था। इसके बाद भी उन्होंने रेसलिंग को कंटिन्यू रखा था, और एक बार एक महिला को बचाने के चक्कर में उनके गले में गोली भी लग गई थी। फिर उन्हें ड्रग्स की आदत पड़ गई थी जिसकी वजह से उनकी पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और वे बेघर हो गए थे। नंबर 8 पे आते हैं ब्रैट मैडॉक्स। ब्रैट मैडॉक्स ने WWE में एज ए रेफरी डेब्यू किया था, जहां पर रायबेक वर्सेस CM पंक के WWE चैंपियनशिप मैच में वे रेफरी थे, और यहां उन्होंने मैच में इंटरफेयर कर दिया था और उन्हें उसके बाद रॉ जनरल मैनेजर बना दिया गया था, और पूरे 1 साल तक वे दिखते रहे थे और उन्हें रिलीज कर दिया गया था। फिर 7 महीनों के बाद वे WWE में वापस आए थे और एक डार्क मैच में उन्हें एक प्रोमो कट करना था जहां पर वे क्राउड में बैठे लोगों की बेइज्जती करते एज अ हील, जहां उन्होंने व्यूवर्स को प्रिक्स कह दिया था, जो कि उनकी नज़र में गलत नहीं था, पर WWE मैनेजमेंट को यह गलत लगा था और उन्हें तुरंत इसके बाद WWE से रिलीज कर दिया गया था। और नंबर 7 पे आते हैं अब्राहम वॉशिंगटन। इन पर्सनालिटी को शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, जहां पर 2009 में वे ECW ब्रांड में इंटरव्यू सेगमेंट में होस्ट होते थे, पर ECW के बंद हो जाने के बाद फिर अप्रैल 2012 में उन्होंने WWE में रिटर्न किया था, जहां पर उनका नाम सिर्फ AW कर दिया गया था। फिर वे प्राइम टाइम प्लेयर्स के मैनेजर बन जाते हैं। फिर 30 जुलाई रॉ के एपिसोड में प्राइम टाइम प्लेयर्स के टाइटस ओनील एक मैच में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ कोफी किंगस्टन के साथ उनका मैच था, और AW भी रिंग साइड होते हैं। AWA वहाँ माइक पर कुछ ऐसा बोल देते हैं जिन्हें उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। वे कहते हैं टाइटस ओनील रिंग में वैसे ही हैं जैसे ओब्रायन कोलोराडो के होटल में थे और उन्हें रोक पाना नामुमकिन है। यहाँ पर AW ने उस घटना के बारे में बात कह दी थी जहाँ पर NBA बास्केटबॉल प्लेयर कोब्रायन पर 2003 में रेप और शोषण का आरोप लगा था, जो किसी मजाक का विषय नहीं है। इसके लिए माइकल कोल ने व्यूअर से माफी मांगी थी एक कमर्शियल के दौरान, और इस घटना के 11 दिन के बाद AW को WWE से रिलीज कर दिया था, जहाँ पर AW ने सफाई दी थी कि उन्होंने लिंडा मैकमैन की कैंपेन को सपोर्ट में ट्वीट किया था, इसकी वजह से WWE ने उनके साथ ऐसा किया। लेकिन WWE ने इसका रीजन ये दिया था कि AW ने असंवेदनशील बात कह दी थी जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा किया गया था। इसके बाद AW WWE में नहीं दिखे। नंबर 6 पे आते हैं लेक्स लूगर। लेक्स लूगर जब WCW से WWE में आए थे 1993 में, तो विंस मैकमैन ने उन्हें नेक्स्ट हल्क होगन बनाने की भरसक कोशिश करी थी, जहां लेक्स लूगर को WWE में पहले नार्सिसिस्ट लेक्स लूगर बनाया गया था, जो होगन के स्टारडम मिलने से पहले की गिमिक थी, जहां पर उन्हें फेबुलस हल्क होगन कहा जाता था। फिर लेक्स लूगर को मेड इन USA बना दिया गया था, जो सिमिलर थी होगन के ऑल अमेरिकन वाली गिमिक से, पर यहाँ लूगर को बहुत जल्दी WWE मेन इवेंट में डाल दिया गया था योकोजुना के अगेंस्ट, और विंस ने लूगर पर बहुत इन्वेस्ट किया था।
होगन ने भी डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव कर दिया था और लुगर यहाँ फैंस के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते, फिर भी वे एक बहुत अच्छे स्टार थे। उन्होंने 94 रंबल जीता था जिसमें ब्रेट हार्ट और लुगर को विनर थे। फिर इसके बाद लुगर को मिड कार्ड में डाल दिया था। 95 से विंस के लुगर को लेकर आगे के प्लान्स थे, पर यहाँ लुगर बिना विंस को नोटिस देकर WCW चले जाते हैं और यहाँ से मंडे नाइट वॉर शुरू हो गई थी और 84 कंसेक्यूटिव वीक्स तक WCW ने WWE को हराया था। फिर फाइनली 2 से 3 साल के बाद WCW ने अपने घुटने WWE के अगेंस्ट टेक दिए थे और 2001 में WWE ने WCW को परचेस कर लिया था, पर लुगर को WWE ने याद नहीं किया था। पर फाइनली 2025 हॉल ऑफ फेम में लेक्स लुगर को इंडक्ट किया गया था इतने सालों के बाद। लुगर का WWE करियर इतना खास नहीं था, पर उनकी ओवरऑल लेगेसी इतनी इम्पैक्टफुल रही थी जिसकी वजह से फाइनली लुगर को इंडक्ट किया गया था। नंबर 5 पे आते हैं अल्टीमेट वॉरियर। अल्टीमेट वॉरियर को WWE ने ऐसा मेगा स्टार बनाया था आज से 35 साल पहले जिसकी उम्मीद आज के फैंस नहीं कर सकते। जो रेसलमेनिया 6 में वॉरियर ने होगन को हराया था, जो पॉप उन्हें मिला था, तो ऐसा लगा था कि अब हल्क होगन के बाद वॉरियर अब मेगा स्टार होंगे। पर इतना फेम और पॉपुलैरिटी मिलने के बाद भी वॉरियर सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। उनका ईगो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अंडरटेकर वॉरियर के उस समय बहुत सारे हाउस शोज में मैचेस हुए थे जहां पर एक भी मैच हुए अंडरटेकर से हारने पर राजी नहीं हुए थे। समर स्लैम के 1 महीने होने से पहले उन्होंने विंस मैकमैन को एक नोटिस भेजा था जिसमें उन्होंने आधे मिलियन की मांग करी थी और अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे इवेंट पर शो नहीं होंगे। और इसके बाद वॉरियर का WWE करियर वैसा नहीं हो पाया था जो पहले था और उनका 96 रिटर्न भी फेलियर साबित हुआ था और WWE ने 2005 में उनकी लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी थी जिसका नाम था सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्टीमेट वॉरियर, जहां उन्हें दूसरे WWE स्टार्स ने इंसल्ट किया था। पर लगा था कि WWE में इतने सारे पंगों के बाद भी वे कंपनी में नहीं आएंगे। पर फाइनली उन्हें 2015 हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था और उसके 2 दिन के बाद वॉरियर की डेथ हो गई थी। नंबर 4 पे आती हैं सनी। सनी WWE की फर्स्ट डिवा थी और मिड 90s से उन्होंने औरतों को रेसलिंग में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया था और वे बहुत सारे टीवी शोज पर अपीयर हुई थी और उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वे WWE पर खोलकर एक्सपोज कर रही थी जिसका फायदा WWE को मिला था। जब एटीट्यूड एरा शुरू होने वाला था तो बैकस्टेज चीजें बदलने वाली थी। सनी का अफेयर यहाँ मल्टीपल रेसलर्स के साथ बताया गया था जहाँ पर वे शॉन माइकल्स के साथ में भी अफेयर में थी और उनका रियल लाइफ में एक बॉयफ्रेंड भी थे जिनका नाम था क्रिस कैंडिडो। पर इसके बाद भी सनी अपने मकसदों में कंटिन्यू रही थी और ECW में वे चली गई थी, पर जब वे वापस आई WWE में तो उन्हें सेबल ने रिप्लेस कर दिया था और कुछ महीनों के बाद उन्हें फायर कर दिया गया था। नंबर 3 पे आते हैं ट्रिपल एच। दोस्तों आज हम ट्रिपल एच को द गेम, सेरेब्रल असैसिन्स, किंग ऑफ किंग्स ना जाने कितने नामों से जानते होंगे और वे करंटली पूरे WWE को कंट्रोल कर रहे हैं और वे चीफ कंटेंट ऑफिसर हैं और विंस मैकमैन के जाने के बाद पूरा WWE उनके इशारों पर चल रहा है। पर आज से 30 साल पहले ट्रिपल एच ने WWE में जब एंट्री करी थी तो वे एक एरिस्टोक्रेट की गिमिक में थे जिसका नाम था हंटर हर्ट्स हेम्सली और यहाँ बैक स्टेज उनकी शॉन माइकल्स, केविन नैश, रेजर रेमॉन 1, 2, 3 किड से बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और उनका ग्रुप बन जाता है जिसका नाम होता है द क्लिक। और बैक स्टेज इस ग्रुप की बदमाशियों के किस्से मशहूर थे। पर 96 में केविन नैश और रेजर रेमॉन WWE को छोड़ने वाले थे और वे WCW जाने वाले थे और जब उनका आखिरी मैच मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होता है जहां पर ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स अपने फ्रेंड्स को फाइनल गुड बाय कहते हैं तो एक कंट्रोवर्सी हो जाती है अपने कैरेक्टर्स को ब्रेक करने के लिए जिसे कर्टन कॉल कहा जाता है और विंस यहाँ शॉन माइकल्स को पनिश नहीं कर सकते थे इसके लिए क्योंकि वे उनके गोल्डन बॉय थे और सारा पनिशमेंट यहाँ झेलते हैं ट्रिपल एच और उनका किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जिसे वे जीतने वाले थे उसे कैंसिल कर दिया जाता है। और पूरे साल तक वे एक जॉबर का काम करते रहे, फिर भी वे मेहनत करते रहे और 97 में उन्होंने शॉन माइकल्स के साथ DX फॉर्म किया था और किंग ऑफ द रिंग जीता था और आने वाले सालों में उन्होंने अपनी एक ऐसी लेगेसी बनाई जिसकी वजह से आज वे किंग ऑफ किंग्स माने जाते हैं। नंबर 2 पे आते हैं डेनियल प्यूडर। डेनियल प्यूडर का WWE में आने से पहले MMA बैकग्राउंड था और वे टफ इनफ के कास्ट मेंबर्स में से एक थे जहां पर स्मैकडाउन के एक सेगमेंट होता है जहां कर्ट एंगल टफ इनफ के कंटेस्टेंट्स को चैलेंज करते हैं और डेनियल कर्ट एंगल के साथ रिंग में आ जाते हैं और ये अनस्क्रिप्टेड हो गया था। कर्ट एंगल रियलिटी में किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पर यहाँ डेनियल ने कर्ट एंगल को ग्रिप होल्ड में जकड़ लिया था जिसे एंगल छुड़ा नहीं पाए थे, पर एंगल को भी इसका अंदाजा नहीं था और ये उनकी भारी बेइज्जती थी टीवी पर और WWE इसके लिए डेनियल को फायर कर सकती थी पर उन्हें टफ इनफ कॉम्पिटिशन जितवाया गया था। रॉयल रंबल 2005 में उन्होंने एंट्री करी थी तो वहां डेनियल के ऊपर एक एक करके दूसरे रेसलर्स ने उन्हें इतना मारा था कि वे रिलीज ही हो गए थे। और नंबर 1 पे आते हैं रॉब वैन डैम। रॉब वैन डैम WWE के वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड एथलीट्स में से एक है और वे WWE में ऐसे स्टार थे जिन्हें क्राउड से जो रिएक्शन मिलता था वो आउटस्टैंडिंग रहता था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। RVD ECW के लेजेंड थे और WWE में आने के बाद उन्होंने यहाँ के बड़े स्टार्स के साथ बहुत शानदार मैचेस दिए थे और मिड 2000s में WWE ने ECW को रीलॉन्च किया था और RVD ECW के मेजर अट्रैक्शन थे। ECW पेपर व्यू वन नाइट स्टैंड में उन्होंने जॉन सीना को हराया था और वे WWE चैंपियन बन गए थे और वे साथ में ECW चैंपियन भी थे। पर इसके एक रात बाद RVD अपनी गाड़ी में जा रहे थे जहां उनके बेस्ट फ्रेंड साबू भी उनके साथ थे और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था और RVD के पास से marijuana मिली थी।
जो इलीगल थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके लिए आरवीडी के फ्यूचर प्लान्स को रद्द कर दिया था और आरवीडी अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एज से हार जाते हैं, फिर ईसीडब्ल्यू चैंपियनशिप पे बिग शो से हार जाते हैं, जिसे पनिशमेंट के तौर पर बहुत जल्दी आरवीडी से छीन लिया गया था और फिर 30 दिन के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और 2007 में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव कर दिया था। फिर इसके बाद भी वे डब्ल्यूडब्ल्यूई में कई बार रिटर्न होते रहे हैं, पर उन्हें वापस वैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी जो उन्हें रूथलेस एग्रेशन एरा के शुरुआती दिनों में मिला करती थी।